Hello teachers, क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Math My Veins. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. First of all, again thank you very much for your support. बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है. So in this playlist, this is class number 11. ठीक है, हमारी ये जो क्लास हमने आज स्टार्ट की है ये है आपकी वीडियो नंबर 11, यानी कि क्लास नंबर आपकी 11 है. और चैप्टर जो है हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 5. बहुत ही शानदार और इजी सा चैप्टर है, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियां. तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर होने वाला है बहुत ही इजी चैप्टर है. बहुत ज्यादा इसमें डेटा जो है हमें याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नॉर्मल आपकी जनरल नॉलेज जो है उसी से क्वेश्चन हो जाएगा. जैसे कि देख सकते हैं आप इसको, ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं. नॉर्मल आपकी रीजनिंग अच्छी आप कर लोगे, है ना. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का क्या लक्ष्य है, हमें ये बताना है. तो माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य क्या है? बाय ऑप्शन चलेंगे. सभी विषयों का शिक्षण कार्य समय पर करना. ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है अभी तक? ठीक है, आगे बेस्ट चॉइस देखते हैं. और क्या है? ये सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है. परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करवाना. जी हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि सिर्फ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करवाना हमारा उद्देश्य नहीं होता प्रभावी नेतृत्व के लिए, तो ये चीज सही नहीं है. विद्यार्थियों को रटकर याद करवाना, ये बिल्कुल गलत है. विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमता का विकास करना. तो बेस्ट चॉइस जो है आपको इसमें दिख रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमता का विकास करना ये आपके प्रभावी नेतृत्व का क्या होता है? लक्ष्य होता है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई पोस्टमार्टम की नीड है नहीं, अननेसेसरी वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे. जिन क्वेश्चन में कोई फैक्चुअल चीज आएगी वो आपको बता दिया जाएगा. आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि सीखने के लिए नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है. एक चीज हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है. तो नेतृत्व की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है, ये चीज हमें देखनी है. विशेषताओं में खास करके ध्यान रखना. ठीक है, शैलियां अगर पूछे तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा. यहाँ आपसे नेतृत्व की शैली नहीं पूछी है. ठीक है ना, नेतृत्व की अगर शैली पूछे, जैसे मान लो अगर आपसे पूछता है यहाँ पे व्यक्तित्व की शैलियां. ठीक है, वैसे तो इसके दो पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें जो मिसलेनियस आ जाते हैं आपके, वो कौन कौन से आ जाते हैं? 3 आप याद रख सकते हो. एक आप ध्यान रख सकते हो पिता तुल्य शैली. क्या याद रख सकते हो? पिता तुल्य शैली है, ये व्यक्तित्व की शैलियां हैं आपके. ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा रूपांतर शैली. सेकंड कौन सा आ जाएगा? रूपांतर शैली. और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो हो जाता है सहयोगी शैली. कौन सा हो जाता है? सहयोगी शैली, या जिसको आप कह सकते हो कौन सा? लोकतांत्रिक शैली. क्या कह सकते हैं इसको हम? लोकतांत्रिक शैली. तो शैली की बात करेंगे तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, बट यहाँ पे पूछा है नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में, और वो भी कौन सी नहीं है. तो कौन सी विशेषताएं हैं पहले वो देख लेते हैं. क्या इसमें निर्देशात्मक नेतृत्व होता है? जी हाँ, विशेषता है बिल्कुल. वितरित नेतृत्व होता है? बिल्कुल सही है. परिवर्तनकारी होता है? बिल्कुल सही है. निरंकुश नेतृत्व? जी नहीं, निरंकुश नेतृत्व होना ये कोई इसकी विशेषता नहीं होती है नेतृत्व की. तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, और जो गलत है वही सही है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? सीखने के लिए नेतृत्व फ्रेमवर्क में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना. सीखने के नेतृत्व में, ठीक है ना, लीडरशिप फॉर लर्निंग के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है. तो पहला ऑप्शन मतभेद पैदा करना. क्या मतभेद पैदा करना सीखने के नेतृत्व में शामिल करेंगे? जी नहीं करेंगे. मतभेद क्यों पैदा करना है? मतभेद को तो दूर किया जाएगा जब आप एक कुशल नेतृत्व के अंदर होगे. तो मतभेद को पैदा नहीं करना, तो ये गलत है. बाकी भी पढ़ते हैं सही क्यों है. शैक्षणिक पर्यवेक्षण करना बिल्कुल सही है. एजुकेशनल सुपरविजन, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी. ठीक है, जिसने उसकी वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत ही शानदार. उसमें भी 70-80 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको. ठीक है, काफी शानदार वो भी वीडियो थी, अच्छी. चलो, जिसने नहीं पढ़ा वो इसको जरूर चेकआउट करना. ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. थर्ड है अधिगम संस्कृति का निर्माण करना. बिल्कुल सही है. एक कल्चर डेवलप करते हो आप लर्निंग के लिए, बिल्कुल सही बात है. साक्ष्य आधारित योजना तैयार करना और पर्यवेक्षण करना, बिल्कुल सही है. तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं. नेतृत्व के फ्रेमवर्क में शामिल कौन सा नहीं होगा? ए ऑप्शन. तो जो ए है आपका ये गलत है, और जो गलत होगा वही हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे
एक सफल नेतृत्वकर्ता वह है जो, एक सफल नेतृत्वकर्ता में क्या होना चाहिए, क्या उसमें अनुशासन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूरदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कार्य के प्रति निष्ठावान, बिल्कुल सही है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखो यहाँ कोई टाइम पास ऐसे करने की जरूरत नहीं है, किसी को लग रहा हो कि यार इतना इजी क्यों है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान का बच्चा भी कर देगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो आप लोग तो फिर भी होशियार हो, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हम कर देंगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंस ही जाता है एग्जाम में, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस से होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी ठीक कर देता है। तो क्वेश्चन 5 में आते हैं, एक नेतृत्वकर्ता के सामने सामान्य रूप से क्या कार्य हैं। एक नेतृत्वकर्ता के सामान्य रूप से क्या क्या काम होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षकों को निर्देश देना, बिल्कुल सही है। इनका लीडर कौन होगा, नेतृत्वकर्ता होगा। मान लो प्रधानाध्यापक है तो वो निर्देश देगा शिक्षकों को, क्योंकि वो लीडर है ना। सभी स्टाफ के सहयोग से विद्यालय विकास योजना तैयार करना, बिल्कुल सही बात है, स्टाफ का सहयोग तो लगेगा। विद्यालय में अनुशासन रखना, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं, आप खुद से भी देख सकते हो। आगे आएंगे चीज फैक्ट्स वाली, वो फैक्ट्स में मैं बताऊंगा जरूर। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, किसी भी संगठन के कार्य संचालन के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। कैसे कंफ्यूज करेंगे देखते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी भी संगठन के कार्य को संचालित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता किसकी होती है, सर्वप्रथम आवश्यकता किसकी होती है किसी भी कार्य के संचालन के लिए। देखो, क्या हमें योजना चाहिए, तो आपको लगेगा पढ़ने से कि हाँ यार योजना तो चाहिए, पूरी योजना बनेगी तभी काम होगा। नेतृत्व भी चाहिए, कार्यक्रम है क्या वो भी चाहिए, निरीक्षण भी, सब कुछ लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको पता है सर्वप्रथम आवश्यकता होती है नेतृत्व की। बिना लीडरशिप के टीम चाहे कितनी भी अच्छी हो, रिसोर्सेज हमारे पास कितने भी हों, संसाधन कितने भी उपलब्ध हों, वो काम हो ही नहीं सकता। तो किसी भी संगठन के अंदर अगर कोई कार्य करना है संगठन में, तो सर्वप्रथम आवश्यकता है आपकी नेतृत्व की, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। तो सिक्स्थ का ऑप्शन हमारा बी ठीक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन से गुण एक सफल नेतृत्वकर्ता का नहीं है। ध्यान से समझना, कौन सा सफल नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है। तो कौन से हैं गुण वो पढ़ लेते हैं, कौन से गुण है, कौन से गुण होंगे हम वो देख लेते हैं। क्या पहल करने का गुण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वो पहला स्टार्ट करेगा काम। पहल करने का मतलब है कि वो इनिशिएट करेगा, क्या करेगा, काम को वो इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने का मतलब हो गया कि वो उस काम को पहले खुद करके दिखाएगा, वो बॉस नहीं है, वो उसका जो नेचर है वो बॉस नहीं है, उसका नेचर है एक लीडर का। तो लीडर का मतलब ही क्या है, आपको पता है, टू लीड, लीड करना है ना। तो लीड कब करेगा, जब वो खुद पहले उस काम को करके दिखाएगा, फिर उसको आगे जाके फॉलो करेंगे लोग। तो पहल करना तो उसका गुण है, बिल्कुल सही बात है। स्वयं प्रेरित होना, ये तो सबसे जरूरी है। पूर्वाग्रह रखना, जी नहीं, पूर्वाग्रह आप नहीं रख सकते। जिनको नहीं पता पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रिजुडिस रखना किसी के लिए। कहने का मतलब आपने पहले से कुछ अज्यूम कर रखा है, पूर्व से आपने किसी के लिए कुछ मान रखा है, कुछ आपने विचार हैं जो फिक्स कर रखे हैं कि अरे यार ये तो ऐसे है, और इसको तो मैं ऐसे करके, मेरे इसके बारे में सुना हुआ है, और ये तो ऐसे ऐसे करके है, गलत है ये, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में आपने पहले से कोई पूर्वाग्रह बना रखा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को लेके या किसी चीज को लेके आपने पहले से सोच रखा है कि ये तो अच्छा नहीं होता, ठीक है, कि ये चीज तो अच्छा नहीं है, या ये इंसान तो अच्छा नहीं है, ऐसे ही जज कर लेते हो आप किसी को पहले से ही। तो ये सारी चीज आपकी लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए। सभी को आप इक्वल नजरिए से देखोगे तभी बात बनेगी। तो एक सफल नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है पूर्वाग्रह रखना, ठीक है। पहले से आप किसी को कोई टैग नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये इंसान तो बेकार है। एक बार आप उसके साथ काम करके देखिए, हो सकता है कि वो हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, सी, जिसका है पूर्वाग्रह रखना। आगे वाला भी देख लेते हैं क्यों जरूरी है, मजबूत अंत व्यक्तित्व संबंध रखना, तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज भी चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही हमारा ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या पूछना चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से कौन सा एक है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सी इसकी एक भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना, बिल्कुल सही बात है। एक जो लीडरशिप है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है
कि खुद का और शिक्षकों का कंटिन्यूअस वोकेशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सही बात है। व्यवसायिक से कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है। जी नहीं, सतत व्यवसायिक विकास का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि आपका जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए जरूरी है। प्रधानाध्यापक है मान लो तो, या लीडर जो भी है उसके लिए भी जरूरी है और शिक्षकों के लिए भी जरूरी है। किस प्रकार का विकास? सतत व्यवसायिक विकास। ठीक है, आगे देखो कौन सा जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों को इनाम देना, ये कुछ हद तक ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है, बट ये फिर बाकी लोगों में क्या करेगा? भेदभाव की भावना पैदा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कई बार ये भी हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे को फेवर करने लगते हैं, तो थोड़ी सी वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यूज इसका अच्छे तरीके से करेंगे तो ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको व्यक्ति मूलक शैली, आदर्श मूलक शैली, व्यवहारिक शैली बताऊंगा, ये सारी चीजें समझाऊंगा, वहां हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छा, इसको नहीं मान सकते। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ बनाकर नहीं रखना, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। स्वच्छ बनाकर तो रखते हैं। तो देखो किसी को अगर लग रहा हो उपयुक्त सभी देख के कि उपयुक्त सभी लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, हर किसी में उपयुक्त सभी नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्यों इनकरेक्ट है आपके सामने है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा करेक्ट? ए। बढ़ते हैं आगे, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं शिक्षक जो है वो नेतृत्व का अर्थ नहीं है। शिक्षक नेतृत्व का अर्थ क्या नहीं है इनमें से, यानी कि जब टीचर लीडरशिप की हम बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग नहीं होना चाहिए। 9th में देखते हैं। सबसे पहला, कक्षाओं में अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देना। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो अधिगम संस्कृति को तो बढ़ावा देते हैं, है ना। कक्षा में माहौल होना चाहिए पूरा पढ़ाई का, बिल्कुल सही बात है। ये तो इसका अर्थ है। प्रयोग व नवाचार करना, बिल्कुल सही बात है, जरूरी है। शिक्षार्थियों के सहयोगात्मक तरीके से सीखने हेतु अवसरों का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। हर समय व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना, जी नहीं, हर समय व्याख्यान पद्धति का उपयोग करने से वो चीज अच्छी नहीं होती। आपको पता है, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, व्याख्यान पद्धति को अच्छा हम नहीं मानते हैं हर टाइम के लिए। तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है, यानी 9th का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सा आपको फील हो रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसी क्लास में बने रहना एंड तक। लास्ट के कुछ क्वेश्चन में बहुत शानदार चीज दूंगा। किसी को ज्यादा ईजी लग रहा है तो वो सीधा लास्ट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, 15 के आसपास के क्वेश्चन देखना, 14 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे भी आते हैं तो मुझे तो सारे ही करवाने हैं। ठीक है, तो शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताओं में शामिल है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति, बिल्कुल सही है। नियोजन व्यवस्था व संलग्नता की सफलता, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहा है, शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है, कौन सा शामिल नहीं है। हम पहले देख लेते हैं कौन सा शामिल होता है शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों में। पहला है नीति निर्धारण करना, जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये भी जरूरी है। निर्णय लेना, ये भी जरूरी है। तो इसमें तो सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं। ये नहीं पूछ रहा है ना। अच्छा, यहाँ मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, मिसप्रिंट है। देखो क्या क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया। हमसे पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ये बन जाएगा समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं करना। तो ये नहीं करना वाली बात हो जाएगी गलत, क्योंकि सहयोग प्राप्त करना होता है। दोबारा समझना, कौन सा शामिल नहीं है, तो सहयोग प्राप्त नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हो गई, तो सहयोग प्राप्त नहीं करना वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही है। तो यहाँ पे सहयोग प्राप्त नहीं करना, यह बात गलत है, प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सफल नेतृत्वकर्ता होता है। एक सफल नेतृत्वकर्ता क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट रहेगा, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट रहेगा। ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको बताया था नेतृत्व जो है ना, लीडरशिप क्या है। लीडरशिप के लिए मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट के लिए भी मैंने बोला था। प्रबंधन जब पढ़ाया था आपको पहला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कि ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये एक जन्मजात क्वालिटीज भी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्मजात किसी में नहीं है तो वो अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता। आप उन गुणों को अर्जित भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
अर्जित भी कर सकते हो उन गुणों को, और जन्मजात भी होती है लोगों में, ठीक है। दोनों ही चीजें यहाँ पे वैलिड है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, एक सफल नेतृत्वकर्ता होता है, मतलब पहले हमें ये बोल दिया कि वो सफल नेतृत्वकर्ता ऑलरेडी है, तो देन उसके बाद वो कह रहा है कि वो जन्मजात संपन्न होता है, प्रतिभा से संपन्न होता है, अर्जित गुणों के आधार पर सफल होता है, उपयुक्त सभी। तो अगर किसी को लग रहा है कि उपयुक्त सभी हमें ठीक करना है, तो यहाँ पे आप कर दोगे गड़बड़, क्योंकि इसका ऑप्शन डी नहीं होगा। ध्यान से समझना, देखो ये सारी क्वालिटीज होती हैं एक लीडर में। हाँ, हो सकता है कि वो जन्मजात ही उसके अंदर वो इनबिल्ट हो, जन्म से ही उसके अंदर लीडरशिप वाले गुण हो, ये बात हो सकती है। हो सकती है उसके अंदर प्रतिभा अच्छी हो सकता है अर्जित गुणों के आधार पर हो। लेकिन यहाँ पे हमें पहले बोल दिया, पहले ये बता दिया कि वो सफल नेतृत्व करता है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर वो सफल नेतृत्व करता है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जन्मजात संपन्न होगा, जो कि जरूरी नहीं है। इस बात को समझना, अगर किसी में जन्मजात गुण है तो वो अच्छा कर जाएगा, वो बात ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बोल दिया कि सफल नेतृत्व करता है, क्या है सफल नेतृत्व करता, इस चीज को ऐसे समझना। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये चीज यहाँ पे नंबर कटवाने वाली है। मान लो कोई दो लोग हैं, मान लो कोई दो लोग हैं, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये जो है ये जन्म से, इसमें जो है जन्म से लीडरशिप वाले गुण है, तो इसने उसको फॉलो किया और आगे चलकर वो क्या बन गया, एक सफल नेतृत्वकर्ता बन गया, एक सफल सक्सेसफुल क्या बन गया, लीडर बन गया। हिंदी वाले जो व्याख्याता हैं वो मुझसे थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि आपकी जो शब्द लिख रहे हो वो ठीक नहीं लिख रहे हो, है ना, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। तो सफल नेतृत्वकर्ता वो बन गया। इस बी में क्या है, जन्म से गुण नहीं थे, लेकिन इसने क्या किया, अर्जित किया। क्या किया, अर्जित किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ केवल जन्म के गुण से सफल हो जाएगा? जी नहीं, वो कुछ अर्जित भी करेगा, वो कुछ अर्जित भी करेगा। अकेला जन्म से सारी क्वालिटी तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ हद तक काम हो जाता है, 50-60% कह सकते हो। दूसरा जो बंदा है उसने क्या किया, अर्जित गुण किए, जन्मजात उसमें कुछ नहीं था, उसने सब कुछ सीखा, वो भी सफल हो गया। सफल तो दोनों ही हो गए, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तो ये वाला भी सफल होगा, ये वाला भी सफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ ये बोल दिया कि पहले से एक सफल आदमी दे रखा है अपन को, एक सफल नेतृत्वकर्ता दे रखा है, तो कह रहा है कि वो जो सफल नेतृत्वकर्ता होगा, क्या वो जन्मजात होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो सफल नेतृत्वकर्ता आपने चुना है, हो सकता है कि उसने अर्जित किए हों गुण, उसके जन्मजात हो ही ना, तो जन्मजात संपन्न होना सही नहीं है। तो उपयुक्त सभी तो आपका वैसे ही गलत हो गया। फिर आ गया प्रतिभा से संपन्न और अर्जित गुणों के आधार पर सफल होना। तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अर्जित गुणों के आधार पर सफल होना, ये है एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान। तो इसमें विदाउट एनी डाउट 12th का ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ध्यान से समझेंगे। एक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता से क्या अपेक्षा नहीं की जाती है? एक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता से क्या अपेक्षा नहीं की जाती है? कोई बताएगा मुझे इसमें? ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्या अपेक्षा नहीं की जाती, तो हम ये देखेंगे कौन सी अपेक्षा की जाती है, ठीक है ना, वहां से हमें समझ में आ जाएगी चीज। उसकी प्रेरणा व योग्यता से सभी कर्मचारी अध्यापक कुशलता प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है नेतृत्वकर्ता की। अगर लीडर के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि बाकी जो स्टाफ है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ये एज ए लीडरशिप बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अपेक्षा की जा सकती है। सेकंड, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, आयामों और नई विधियों को प्रोत्साहन दे, बिल्कुल सही है। अद्यतन सामग्री से परिचित हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तम शैक्षिक नेतृत्वकर्ता अपने सहयोगियों को शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने में रुचि ना ले, जी नहीं, रुचि लेनी चाहिए। तो ये जो ना इसने लिखा है, इसने प्रॉब्लम कर दी, तो ना ले वाली बात हो गई गलत। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। रुचि ना ले वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन डी है वो गलत है, मतलब ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं कौन सी विशेषता है, और जो नहीं होगी वो टिक कर देंगे। क्या उसके अंदर लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित गुण होने चाहिए? बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो क्वालिटी उसके अंदर होनी ही चाहिए। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा और पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित, निर्देशित व परामर्श देता है, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए अच्छे नेतृत्व में। वह उच्च प्रत्यकारी व उच्च नियंत्रणकारी है, जी नहीं, यहाँ पे गलती कर दी, उच्च नियंत्रणकारी से काम नहीं चलेगा, ज्यादा कंट्रोलिंग होना ठीक नहीं है। देखो नियंत्रण होना अच्छी बात है, अगर नियंत्रण नहीं होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, सब लोग अपनी चलाएंगे, तो नियंत्रण जरूरी तो है, बट
उच्च नियंत्रणकारी होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत लग रहा है। एक बार डी को भी पढ़ लेते हैं, ये सही क्यों है। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, उच्च साधारण समस्या में उत्पन्न स्थिति में क्रियाशील होता है, बिल्कुल सही है। यह शून्यता में कार्य नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि साधारण समस्या में भी जो उत्पन्न परिस्थिति है उसमें भी वो क्रियाशील रहेगा, तो ये अच्छे नेतृत्व की विशेषता होती है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी वाली नहीं है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो पहले तो ये समझते हैं ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व है क्या, दिया किसने, इसको ढंग से समझते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आ जाओ। एक अच्छा क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही, जैसा मेरी हमेशा हैबिट रहती है, आपको पता ही है। ठीक है, पहला जो इसमें आपको नाम याद रखना है वो है कर्ट लेविन। क्या नाम है, कर्ट लेविन के अनुसार हम पढ़ रहे हैं 3 प्रकार की शैलियां आपको बताऊंगा। कर्ट लेविन के अनुसार, किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, कर्ट लेविन के अनुसार। थोड़ा स्पेस और मुझे यहाँ पे जनरेट करने दो। हाँ जी, कर्ट लेविन के अनुसार हम क्या पढ़ रहे हैं, नेतृत्व की शैलियां, नेतृत्व की शैलियां। ठीक है, ओके, तो हमारा टॉपिक है नेतृत्व की शैलियां कौन सी हैं। प्रजातांत्रिक का क्वेश्चन आया तो मुझे ये ध्यान आ गया, थोड़ा मैं डिटेल में आपको इसको बताना चाहूंगा क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एक तंत्रीय शैली। कौन सी है, एक तंत्रीय नेतृत्व शैली। अब ये जो एक तंत्रीय है इसके सारे नाम आपको याद रखने होंगे। इसको एक तंत्रीय के अलावा और क्या बोल सकते हैं, आधिकारिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आधिकारिक नेतृत्व शैली। और क्या बोल सकते हैं, निरंकुश नेतृत्व शैली। क्या बोल सकते हैं, निरंकुश नेतृत्व शैली भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, सत्तावादी नेतृत्व शैली। क्या बोल सकते हैं, सत्तावादी नेतृत्व शैली। और क्या बोल सकते हैं, निर्देशक। ठीक है, क्योंकि निर्देश इसमें दे रहे हो तो निर्देशक नेतृत्व शैली जो है वो भी आपकी एक तंत्रीय ही हो जाएगी। इनको डिटेल में समझाऊंगा, पहले एक बार इनका सभी पार्ट्स को समझ लेते हैं। एक तंत्रीय के बाद आपको पता है क्या आ जाएगी, प्रजातांत्रिक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, पूरा मैं नहीं लिख रहा, नेतृत्व शैली आप समझ ही जाना, बात उसी की हो रही है। ठीक है, प्रजातांत्रिक को आपको पता है। और क्या बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक बोल सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है, लोकतांत्रिक। ठीक है, ये हो गया आपका लोकतांत्रिक। और क्या हो गया, जनतंत्रीय। क्या हो गया, जनतंत्रीय। और क्या हो गया आपका, भागीदारी शैली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भागीदारी नेतृत्व शैली। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि है अहस्तक्षेपी शैली। क्या बोलते हैं इसको, अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। इसका जो नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, लेसेज फेयर। क्या नाम है, लेसेज फेयर नेतृत्व शैली। आपसे अगर पूछ ले तो वो कौन सी होती है, वो है अहस्तक्षेपी शैली। ठीक है, इन तीनों में होता क्या है, क्या डिफरेंस है, सारा आपको समझाऊंगा, बस ध्यान रखना थोड़ा सा, एंड तक इसको पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेसेज फेयर लीडरशिप क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, किसको बोलते हैं, अहस्तक्षेपी, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, नियंत्रण विहीन शैली। क्या बोल सकते हैं, नियंत्रण विहीन शैली। ठीक है, अब इनको समझना क्यों जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नियंत्रण विहीन है तो ये अच्छी नहीं है, इसका भी यूज है, पर्टिकुलर यूज होता है सभी का अपना अपना। आपको कहाँ कौन सी यूज करनी है वो आपके ऊपर है, ध्यान से समझेंगे क्या सब में डिफरेंस है। देखो कर्ट लेविन, कर्ट लेविन याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। कर्ट लेविन ने 3 आपके नेतृत्व की मेन शैलियां बताई है मुख्य रूप से। पहली है आपकी एक तंत्रीय शैली, जिसको आप कह सकते हो आधिकारिक शैली, निरंकुश शैली, सत्तावादी और निर्देशक। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे एक तंत्रीय शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी भागीदारी, ऑप्शन सी लेसेज फेयर नेतृत्व शैली, ऑप्शन डी हस्तक्षेपी। तो अहस्तक्षेपी, लेसेज फेयर, जनतांत्रिक, भागीदारी ये सब नहीं होगा। एक तंत्रीय का मतलब है निरंकुश, सत्तावादी, निर्देशक और आधिकारिक। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। प्रजातांत्रिक को क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, जनतंत्रीय, भागीदारी। ये इजी है याद रखना, ठीक है, इसको याद रख लोगे। इंपॉर्टेंट है आपका अहस्तक्षेपी, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है लेसेज फेयर नेतृत्व शैली का नाम आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, अहस्तक्षेपी शैली या नियंत्रण विहीन शैली। अब इनको समझते हैं बारी बारी से होता क्या है। एक तंत्रीय नाम से पता चल रहा है आधिकारिक शैली होगी, निरंकुश होगी, सत्तावादी होगी, निर्देशक होगी। यानी कि जो लीडर है आपका, ये आपका कौन है,
लीडर है, ये लीडर निर्देश देगा इस ए को, ये लीडर निर्देश देगा इस बी को, ये लीडर इस निर्देश देगा सी को। यानी कि जो लीडर है वो अपने निर्देश देगा, डायरेक्शन देखो ये एरो लगाए हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही नहीं लगाए हवा में। लीडरशिप जो है यहाँ पे कैसी होती है, एक तंत्रीय में आधिकारिक होती है। तो इसमें अधिकारी कौन है मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा अधिकारी कौन है, अधिकारी हमारा है लीडर। तो लीडर जो है वो क्या करेगा, निर्देश देगा, निर्देश देगा, सत्तावादी होगा ये कि भैया तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, इनकी नहीं सुनेगा, इनकी बदले में कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी अपनी चलाएगा। तो इसको बोलते हैं एक तंत्रीय शैली। प्रजातांत्रिक, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, प्रजातांत्रिक का मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपका लीडर है, ये आपका लीडर है बीच में, ठीक है, यहाँ पे एल लिख लो, ये आपका लीडर है। ये अगर ए को कोई निर्देश दे रहा है तो ए भी अपना फीडबैक इसको दे सकता है, ये अपना कोई सजेशन देता है बी को तो बी का सजेशन भी ये मांगता है। यानी कि प्रजातांत्रिक शैली में वो क्या करेगा लीडर, वो आपसे फीडबैक लेगा। इसमें क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। यानी कि जो बाकी आपके अध्यापक होंगे, जो प्रधानाध्यापक है, इसमें तो क्या होगा, मान लो प्रधानाध्यापक सिर्फ अपनी चलाएगा, लोगों को बोलेगा कि हाँ भाई मैथ्स वाले सर आपको ये काम करना है, केमिस्ट्री वाली मैडम आपको ये काम करना है, अपनी चलाएगा, उनके जो व्यूज हैं, विचार हैं, उनको इन्वाइट नहीं करेगा। तो वो तो हो गई एक तंत्रीय शैली, है ना। तो आपके खुद सोच सकते हो कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, ठीक है। प्रजातांत्रिक में क्या होगा, फीडबैक लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, फीडबैक, फीडबैक लिया जाएगा किसमें, प्रजातांत्रिक में। तो इसमें क्या होगा, निर्देश जो है दोनों तरफ चलेंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें ऐसा नहीं है कि सी एल को निर्देश देगा, निर्देश नहीं देगा, निर्देश तो यहाँ पे भी एल ही दे रहा है सी को, लेकिन सी अपना फीडबैक दे सकता है कि सर मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो चीज बोली है वो ठीक तो है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा इसको हम ऐसे करें तो और ज्यादा बेटर होगा। तो उस चीज को वेलकम करता है ये लीडर। तो अच्छी शैली मानी जाएगी आपकी प्रजातांत्रिक शैली। सबसे जो इनमें निम्न स्तर की मान सकते हैं वो मान सकते हैं अहस्तक्षेपी शैली। इसमें क्या होता है, लेसेस फेयर नेतृत्व शैली होती है, नियंत्रण विहीन शैली होती है, ठीक है। हालांकि ये भी अच्छी नहीं है, ये दोनों को हम अच्छी नहीं मानेंगे, सबसे अच्छी आपकी प्रजातांत्रिक ही होगी, यहाँ पे आपके सामने है। लेकिन अहस्तक्षेपी और एक तंत्र में डिफरेंस क्या है, एक तंत्र में तो ये हो गया कि ये बस निर्देश देगा, अपनी चलाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अहस्तक्षेपी, नाम से पता चल रहा है अहस्तक्षेपी, यानी कि जो लीडर है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान लो इसने बी को कोई काम बोल दिया, मान लो इसने ए को कोई काम बोल दिया, मान लो इसने सी को कोई काम बोल दिया, तो यहां क्या था, इन लोगों का आपस में कोई वो नहीं था कनेक्शन। यहां क्या हो सकता है कि मान लो एल ने, लीडर ने इन दो लोगों को कोई काम बोला, ये आपके मान लो मैथ वाले सर हैं, ये आपके आर्ट्स वाले सर हैं, या मैं कुछ भी समझ लो। तो इन दोनों को कोई काम बोला कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है, ये खड़ा होकर सब सुन रहा है, इन दोनों को कोई काम बोला। अब ये अहस्तक्षेपी शैली है, तो लीडर जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसने बस इनकी जिम्मेदारी लगा दी कि भैया आप जानो, आपका काम जाने। तो इसमें क्या होगा, ए और बी आपस में सलाह करके ये खुद काम करेंगे। अब ये खुद काम करेंगे तो आपके सामने है, क्या ये नियंत्रण विहीन शैली हो गई, क्या इस लीडर का इन लोगों पर कोई कंट्रोल है, जी नहीं, कंट्रोल नहीं है, ये तो आपस में सलाह मशवरा करके काम कर दे रहे हैं। क्या ये अहस्तक्षेपी है, बिल्कुल है। एल जो है इनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये आपस में बाहर मीटिंग कर ले रहे हैं, बिल्कुल। इसको बोला जाता है लेसेस फेयर। तो सर ये तो फिर अच्छी नहीं हुई, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं हुई। जैसे मान लो कोई क्रिएटिव फील्ड है, कोई फील्ड कैसा है, क्रिएटिव फील्ड की अगर मैं बात करूं, यानी कि रचनात्मक है, ठीक है, रचनात्मक है। मान लो एक आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई कंपनी की हम बात करें, हालांकि हम यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के अंदर तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, स्कूल के हिसाब से तो प्रजातांत्रिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट कोई है, मान लो मैं मालिक हूं किसी कंपनी का, मैं लीडर हूं, वहां पे 3 आर्टिस्ट मैंने रख रखे हैं जो कुछ आर्ट बना के देते हैं, मुझे पेंटिंग बना के देते हैं। अब क्या ये पेंटिंग बनाने का मैं बस इतना कह सकता हूं ए को कि भैया मेरे को इस तरीके की ये पेंटिंग चाहिए, अब वो बंदा बनाए। अब मान लो उसने कहीं पे रेड कलर किया, मैं आके अपनी झाड़ू की नहीं भैया यहाँ तो ब्लू कर, यहाँ तो ब्लैक कर, यहाँ तो ये कर, फिर वो जो आर्ट है ना वो मर जाएगी। तो इस टाइप के जो काम होते हैं ना, यहाँ पे आपको उनको खुला छोड़ना होता है, इनको आपस में आजादी देनी होती है कि भैया आप अपने हिसाब से काम करो। इस शैली को बोला जाएगा अहस्तक्षेपी शैली, यानी कि नियंत्रण विहीन शैली, कि लीडर ने बस निर्देश दे दिया कि आप ऐसे काम करो, उसके बाद आप फ्री हो, जैसे मर्जी करो। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, आप सब भी टीचर हो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती होगी। आप कहते होंगे कि सर प्रिंसिपल सर को या मैनेजमेंट जो भी है, आप उसको जाके ये कहते हो कि सर आपको रिजल्ट चाहिए, बस आप हम पे छोड़ दो, अब हम जाने, हमारा काम जाने, हमें कितने टेस्ट लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे काम पूरा करवाना है बच्चों से, हम जाने और बच्चे जाने, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको बस
साल के एंड में रिजल्ट मिल जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अहस्तक्षेपी शैली आप यूज करना चाहते हो, टीचर प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को आप कह रहे हो कि आप बस रिजल्ट के दिन बात करना मुझसे, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं जानू मेरा काम जाने, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब है, हाँ यूज करना आना चाहिए तरीके से, तभी बात है। अब ये डिपेंड यहाँ पे इन पे भी करेगा, ए और बी पे। अगर ये लोग सही हैं तो ये अच्छी आउटकम भी दे सकता है आपको। अगर यहाँ पे इनके मन में थोड़ा सा कुछ खराबी आ गई तो ये फिर काम चोरी करने लगेंगे, तो काम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर्ट लेविन के अनुसार सारी नेतृत्व की शैलियां मैंने आपको समझा दी, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसको आप ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ टेलीग्राम पे, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं किया हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है टेलीग्राम का, जहां कोई फालतू की अननेसेसरी बात मैं नहीं करता, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं है, सीधा वहां से पीडीएफ लो, क्लास का लिंक लो, पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट आपका करवाने का मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक शैली की विशेषता नहीं है? तो प्रजातांत्रिक शैली मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी, अब हम देखते हैं कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, यह परोपकारी उद्देश्य बिना किसी पुरस्कार की लालसा से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, विशेषता है इसकी है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रजातांत्रिक में सबके कल्याण की हम बात करते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देता है, न कि कर्ता के रूप में। गलत बात कर दी यहाँ पे जो प्रजातांत्रिक में नेता जो होगा ना, वो खुद कर्ता की भूमिका निभाएगा। नेता खुद पहले काम करेगा, लीडर करेगा। क्या करेगा? लीडर पहले खुद काम करेगा। लीड करने का मतलब ये है, नेता अगर खुद बॉस बन के बैठ जाएगा, उस्ताद बन के बैठ जाएगा, तो फिर काम कैसे होगा? प्रजातांत्रिक में ऐसे नहीं चलता। ये उस्ताद के रूप में काम करना और कर्ता के रूप में नहीं होना, ये काम तो किस में होता है? ये होता है सर एक तंत्रीय में। आपने बताया था जहां पे सत्तावादी होती है नेतृत्व। नेतृत्व कैसा होता है? सत्तावादी होता है। या मैंने आपको बताया था, देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आधिकारिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधिकारिक नेतृत्व शैली। तो वो खुद बॉस के रूप में बैठ जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्रजातांत्रिक में ऐसा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है, और इसने गलत ही पूछा था, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। फिर भी डी को भी मैं समझाता हूं कि डी करेक्ट क्यों है। देखो, प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह वह स्वयं उदाहरण देकर, देखो सलाह लेता है क्या? नहीं लेता, बिल्कुल लेता है। अप्रत्यक्ष सलाह लेता है, ऐसे नहीं कि हाँ भी सामने वाला ही कुछ ज्यादा डोमिनेट कर देगा, नहीं, सलाह ली जाएगी, सलाह ली जाएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये जो डायग्राम है इसको आप याद रखोगे तो इजी होगा। ये देखो, सलाह ये भी ले रहा है, इसको इसने निर्देश दिया लेकिन इससे सलाह इसने भी ली, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो जरूरी होता है, आपको पता है। न की करता, ये तो हो गया। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करे, बिल्कुल सही है। निश्चित करे, तो ये सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक नहीं था, वो मैंने समझा दिया क्यों नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं आजकल, नया जो पैटर्न है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नेतृत्व शैली में क्या नेता का व्यक्तित्व जरूरी है? बिल्कुल सही बात है सर, जरूरी है। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, वो भी जरूरी है। कार्य की प्रवृत्ति, वो भी जरूरी है। परिवेश की प्रकृति, ये भी जरूरी है। तो सारे ही ठीक, सारे ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। इसमें कोई पोस्टमार्टम की नीड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, पाकिस्तान का बच्चा भी इसको कर देगा आंख बंद करके, ठीक है। आप लोग तो फिर भी बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है, तो आप लोग भी इसको कर सकते हो। 2 वर्ड पकड़ने हैं। माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशल में कौन सा शामिल नहीं है? अब इसमें देखना हो सकता है थोड़ा सा फंसो, कैसे? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो कौन सा शामिल नहीं है, पहले ये देख लेते हैं शामिल कौन सा है, ठीक है। कह रहा है सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपको लगेगा सकारात्मक दृष्टिकोण तो जरूरी है सर। संप्रेषण, कम्युनिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे जरूरी है लीडरशिप में। मतभेद समाधान, ये भी सबसे जरूरी है। अगर किसी 2 टीचर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ए और बी एक दूसरे को सर फोड़ने के लिए तैयार हैं, कोई मतभेद हो गया, तो लीडर का काम क्या है कि यहाँ से पुश करे, बीच में लग जाए बोलने, ओ ऐसे कैसे बोल दिया तेरे को, अरे भाई ये क्या हो गया, तो और लड़ाई करवा दे? जी नहीं, लीडर का काम है कि जाके बीच में समस्या का समाधान करना। तो समस्या का समाधान करना, मतभेद को सोल्व करवाना, ये तो जरूरी काम है। तनाव प्रबंधन, बहुत ज्यादा लोड हो गया संस्था में तो उसका मैनेजमेंट भी तो लीडर करेगा, ये तो सर सारे ही ठीक लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना आप, इसमें वर्ड जो आपको पकड़ना है वो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट वर्ड है कौशल। इसने पूछा है नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि स्किल की बात हो रही है। लीडर जो है उसके अंदर कौन सी स्किल
की जरूरी सबसे ज्यादा है? क्या उसमें ये स्किल होनी चाहिए तनाव प्रबंधन की सबसे जरूरी है सर, मतभेद की सबसे जरूरी है, संप्रेषण सबसे जरूरी? लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, बट इसको हम स्किल नहीं कह सकते। ये उस नेतृत्वकर्ता का कोई कौशल नहीं है। यहाँ कौशल की बात की है, कौशलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौशल में कौन सा शामिल नहीं होगा? सकारात्मक दृष्टिकोण। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं कमेंट बॉक्स भर दो कि सर सकारात्मक दृष्टिकोण तो जरूरी होता है एक लीडर के लिए। जरूरी होता है, लेकिन इसको उसके कौशल में नहीं मानेंगे। कौशल उसका ये है, स्किल्स जो है वो ये है, ये स्किल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये दृष्टिकोण है, इसको आप स्किल में काउंट नहीं कर सकते। तो 17 का ऑप्शन ए जरूरी है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? आपको कह रहा है कि शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली बाधा कौन सी नहीं है। कौन सी इसमें आने वाली बाधा नहीं है, उसको पढ़ते हैं। तो हम ये देख लेते हैं बाधा है कौन सी। हम ये देखेंगे कि कौन सी एक बाधा है। पहला, शैक्षिक नवाचार व तकनीकी का अभाव है। क्या ये एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है, ये तो एक प्रॉब्लम है कि नवाचार और तकनीकी का अभाव है। इसमें तो पूछा कौन सी नहीं है, ये तो है, तो 18 तो ये तो ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों की व्यापकता एवं अपूर्णता, बिल्कुल सही है, ये भी एक बाधा है। वित्तीय एवं बौद्धिक संसाधनों की कमी, भौतिक संसाधनों की कमी, बिल्कुल सही है, ये भी एक बाधा है। शिक्षक नियमों का स्पष्ट होना, अरे अगर नियम स्पष्ट हैं तो ये बाधा थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। अगर नियम स्पष्ट हैं तो ये तो अच्छी बात है। इसमें तो पूछा था बाधा कौन सी है, तो बाधा तो वो होगी जब शैक्षिक नियमों की अस्पष्टता होगी, लेकिन यहाँ तो स्पष्टता दे रखी है, तो ये बाधा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 पे चलते हैं, थोड़ी स्पीड खींचते हैं। 19 में है नेतृत्व की अहस्तक्षेपीय शैली की विशेषता। अभी आपको बताया था अहस्तक्षेपी शैली, लास्ट वाली किसकी बताई थी? कर्ट और लेविन। कर्ट लेविन, क्या नाम था? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन के अनुसार मैंने आपको बताया था 3 नेतृत्व शैली मैंने आपको बताई थी। पहली थी आपकी एक तंत्रीय, प्रजातांत्रिक, और फिर लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेपी शैली। पढ़ते हैं। इसमें अधीनस्थों के नेता के अधीनस्थों को यानी कि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको नेता के आदेश मानने ही पड़े, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। देखो आदेश तो मानने पड़ेंगे, आदेश वो देगा तो मानने पड़ेंगे, लेकिन स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ये बात आप कह सकते हो, ठीक है, ये बात आप कह सकते हो। यह लोकतांत्रिक शैली के समकक्ष शैली है, जी नहीं, लोकतांत्रिक के समकक्ष नहीं है। इसने पूछा है कौन सी विशेषता है, तो पहले तो दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। निर्णय में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। निर्णय जो भी लिया जाएगा डिसीजन लास्ट में, उसमें नेता की सहभागिता बहुत कम होती है, क्योंकि उन लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से काम कर लो, कोई चक्कर नहीं है। तो उसका रोल बहुत कम है नेता का, ठीक है। निर्देश तो वो देगा नेता। देखो यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो रहा है मानने ही पड़े, यहाँ आवश्यक नहीं है, अगर वो निर्देश देगा तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन वो क्या करता है उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता कि चलो ठीक है आप ऐसे कर लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट में, इसमें संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है, जी नहीं, पारदर्शिता रही कहाँ, ट्रांसपेरेंसी कहीं रही कहाँ पे? जब ए और बी ने आपस में मिलकर कोई काम कर लिया, इसको पता ही नहीं चला, इसकी सहभागिता ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई? ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुई, पारदर्शिता तो नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसकी विशेषता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। ये इसकी विशेषता आप कह सकते हो। आगे बढ़े 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे? प्रजातांत्रिक शैली के अंतर्गत संप्रेषण कैसा होता है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है प्रजातांत्रिक शैली में? देखो मैंने आपको 3 शैलियां बताई, जिसमें से इन 2 पे ये क्वेश्चन बनता है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक आप कह सकते हो, ठीक है, प्रजातांत्रिक कह सकते हो, लोकतांत्रिक कह सकते हो, जनतंत्रीय भागीदारी, जनतंत्रीय शैली, लोकतंत्रीय शैली, है ना, या इसको आप क्या कह सकते हो? भागीदारी शैली। क्या कह सकते हो? भागीदारी शैली भी आप कह सकते हो। पहला आपका ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक तंत्रीय शैली। क्या हो जाएगा? एक तंत्रीय शैली, या हो जाएगा आपका आधिकारिक शैली। क्या हो जाएगा? आधिकारिक शैली, जिसको हम निरंकुश शैली, सत्तावादी या निर्देशिक शैली भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, प्रजातांत्रिक में मैंने आपको बताया था कि जो लीडर है वो अगर ए को कमांड दे रहा है तो ए अपनी एडवाइस भी देगा, कमांड नहीं देगा लेकिन एडवाइस देगा। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो द्विमार्गी है। सी भी बात कर रहा है एल से, एल भी बात कर रहा है सी से, लीडर और अधीनस्थों के बीच में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो प्रजातांत्रिक में जो संप्रेषण होता है वो द्विमार्गी होता है। कैसा होता है? द्विमार्गी होता है। लेकिन एक तंत्रीय की अगर बात करें तो लीडर ने जो बात कह दी वो कह दी, उनको काम करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एक मार्गी होता है।
यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए एक तंत्रीय, एक से याद रख लोगे, एक मार्गी होता है, द्विमार्गी नहीं होता। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 का। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। तो वो जो चार्ट आपको बनवाया था वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी शैली को नेतृत्व की अहस्तक्षेपी या मुक्त रोक नेतृत्व शैली कहा जाता है? मैंने आपको बताए थे क्या क्या नाम थे इसके। इसको हम कहते हैं अहस्तक्षेपी शैली, मुक्त रोक शैली, या नियंत्रण विहीन शैली, या फिर एक आपको बताया था लेसेस फेयर शैली। लेसेस फेयर शैली को भूल मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेसेस फेयर शैली किसको कहा जाता है? अहस्तक्षेपी शैली कौन सी होती है? जहां पे नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। ठीक है ना, क्रिएटिव फील्ड में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो 21 का ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधिकारिक शैली, जी नहीं, आधिकारिक शैली तो एक तंत्रीय शैली होती है, निरंकुश शैली होती है। अब ये आदर्श मूलक शैली कौन सी है? ये दोनों तो सर आपने बताया था, बी और सी जो है ये तो एक तंत्रीय शैली को ही बोलते हैं। ये तो एक तंत्रीय शैली को बोलते हैं या सत्तावादी शैली को बोलते हैं कि निरंकुश शैली या आधिकारिक शैली। ये आदर्श मूलक तो आपने बताई नहीं। तो देखो मैंने जो ये आपको 3 शैलियां बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कर्ट लेविन की। किसकी बताई थी? कर्ट लेविन की। ये जो आदर्श मूलक शैली है ये आपकी है लिपहम की। किसकी है? लिपहम की। बताई देता हूं, चलो मैं ये इसको भी समझते हैं। देखना, हम बात कर रहे हैं लिपहम। ठीक है, लिपहम जो है इन्होंने शैलियां बताई है आपकी 3। इनकी भी 3 शैलियां आप याद रख सकते हो। इनकी भी 3 शैलियां आप याद रख सकते हो। कौन कौन सी? पहली है आदर्श मूलक शैली। कौन सी है? आदर्श मूलक शैली। ठीक है, पहली है आपकी आदर्श मूलक शैली, दूसरी है आपकी व्यक्ति मूलक शैली। ठीक है, वैसे तो नाम से ही याद हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक देखना इसको। व्यक्ति मूलक शैली, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट व्यवहारिक शैली, ये आपका हो जाएगा व्यवहारी शैली। ठीक है, ये हो गया आपका व्यवहारी शैली। अब ध्यान से समझेंगे, अब ध्यान से समझेंगे व्यवहारी शैली के अंदर क्या है। इन तीनों की बात करते हैं, आदर्श मूलक शैली, व्यक्ति मूलक शैली और व्यवहारी शैली। ठीक है, इंग्लिश में किसी को चाहिए तो आदर्श मूलक शैली आपकी हो जाती है नॉर्मेटिव स्टाइल। क्या हो जाता है? नॉर्मेटिव स्टाइल जिसको हम कहते हैं। व्यक्ति मूलक शैली आपका पर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल स्टाइल हो जाएगा। स्टाइल कौन सा है? ये कोई स्टाइल वो नहीं है कि हाँ भी बेल बॉटम पहन के चश्मा लगा के स्टाइल मार रहे हैं। ये स्टाइल है शैली। किसकी शैली? लीडरशिप की। लीडरशिप की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो व्यवहारी होगी आपकी ट्रांसैक्शनल, ट्रांसैक्शनल स्टाइल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, हिंदी में याद रख लो तो भी कोई चक्कर नहीं है, इजी हो जाएगा। अब आदर्श मूलक शैली क्या कहती है? आदर्श मूलक शैली की क्या डिमांड है, इसको हम समझते हैं। आदर्श मूलक शैली जो है, 2 चीजें इसमें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखनी है ये भूमिका के सिद्धांत पर आधारित है। ये भूमिका के सिद्धांत पर आधारित है। किसकी भूमिका? कौन सी भूमिका? क्या सिद्धांत है सर ये तो बताओ, अभी समझाता हूं। भूमिका के सिद्धांत पर आधारित है, पहले ये बात समझना। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि जो संगठन है, देखो 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। मान लो ये लीडर है, इसके अंडर में मान लो एक ग्रुप काम कर रहा है, इसके अंडर में एक ग्रुप काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ये लीडर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये लीडर है, और इसमें मान लो ये 5 लोग हैं, इसके अंदर ये 5 लोग हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से ये लीडर काम कर सकता है। ये लीडर एक तो कहे कि मेरी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हित में जो भी होगा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आप लोगों की पर्सनल केयर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, अपने दुख दर्द अपने घर छोड़ के आओ। दूसरा हो सकता है कि ये लीडर डायरेक्ट इन बंदों के पास जाए, इन सबको एकदम अच्छा माहौल दे, कंपनी में या स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल में इन सबको अच्छा माहौल दे, जिससे कि अपने आप जो संस्था है उसका भी अच्छा विकास होगा। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है, तो यानी कि आप पर्सनल स्टाइल के अंदर ज्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, अभी समझाता हूं है क्या तीनों का अंतर। तो आदर्श मूलक शैली को भी हम बुरा नहीं मानेंगे, नाम ही है इसका आदर्श मूलक, नॉर्मेटिव स्टाइल। इसमें होता क्या है, जो संगठन है, संगठन की अपेक्षाएं, संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार काम होता है। इसमें संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार काम होता है। ये जो शैली है इसमें संगठन की अपेक्षाओं को देखा जाएगा कि संगठन की क्या क्या डिमांड है, संगठन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो काम करवाया जाएगा। इसमें व्यक्तियों पर महत्व नहीं दिया जाएगा। ये जो है व्यक्तियों से नहीं, लिख लो,
व्यक्तियों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जो काम कर रहे हैं लोग उनसे कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपना संगठन जो है उसकी जो डिमांड्स है उसको पूरा करवाना है। इसी को बोलते हैं कि ये भूमिका के सिद्धांत पर आधारित है कि संगठन की भूमिका सर्वोपरि है। आदर्श मूलक की अगर हम बात करें, जहां दूसरी साइड व्यक्ति मूलक के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है पर्सनल स्टाइल यानी कि व्यक्ति मूलक, इसको हम बोलेंगे व्यक्ति मूलक में व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तियों की जो अपेक्षाएं हैं, व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाएगा, पूरा नहीं लिख रहा मैं, समझ जाना, व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि संस्था का अपने आप विकास होगा, संगठन कह लो, जिससे कि जो संगठन है अपने आप अच्छा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो संगठन क्या करेगा, अपने आप अच्छा करेगा। किसमें करेगा अपने आप अच्छा, व्यक्ति मूलक शैली में। ठीक है, तीसरा आता है व्यवहारिक शैली ट्रांजैक्शनल। इसमें क्या है, ये मिक्स है, ये मिक्स है, इसमें आदर्श वाली भी आ जाएगी, इसमें आदर्श भी आ जाएगी, इसमें व्यक्ति भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों ही आ जाएगी, यानी कि इसको मध्य मार्गी शैली भी कह सकते हैं, इसको हम मध्य मार्गी शैली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मध्य मार्गी शैली भी हो जाएगी, इस नाम से भी आप याद रखोगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को समझना हो कि सर दोनों कैसे होते हैं, इसमें अगर आपसे पूछ ले पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार व दंड भी शामिल होता है। यानी कि कोई अगर टीचर, अगर स्कूल की बात करें, क्योंकि हम लीडरशिप इन स्कूल पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई टीचर अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उसको और अच्छा लगेगा। कोई काम नहीं कर रहा अच्छा तो उसको दंड भी दिया जाएगा, खींच भी लिया जाएगा। यानी कि व्यक्तियों की भी आप अपेक्षाओं का ध्यान रख रहे हो कि उनको भी खुश रख रहे हो पुरस्कार देके, लेकिन साथ साथ आप आदर्श मूलक को भी फॉलो कर रहे हो, यानी कि संस्था का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब टीचर्स को ही खुश करने में अपने लगे हुए हैं, सबको पुरस्कार दे दे के राजी कर रहे हैं और बच्चे भाई साहब 100 के 100 फेल करवा दिए, ये काम भी नहीं होना चाहिए। तो दंड की भूमिका भी यहाँ पे होती है, पुरस्कार भी होगा, दंड भी होगा। अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूँ इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन अगर फंसेगा तो अच्छा क्वेश्चन फंसेगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इस शैली का वर्णन अगर आपसे पूछ लिया जाए, व्यवहारिक शैली जो है इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया और कब किया। हालांकि पढ़ रहे हैं हम ये किसमें, लिपम में, लिपम की नेतृत्व शैलियां हैं, लेकिन सर्वप्रथम वर्णन अगर आपसे पूछ ले तो नाम याद रखना है मैक्स वेबर। क्या याद रखना है, मैक्स वेबर ने सबसे पहले ये बताया था, और बताया कब था सर, 1947। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, मैक्स वेबर ने किया था 1947 में। इसके बाद 1981 से 1982 आप कह सकते हो, कहीं कहीं 81 है, कहीं कहीं 82 है, तो ये ऐसे ही याद रख लेना, इतना डीप नहीं जाएगा। तो 1981 से 1982 के अंदर आपके आए बनोड बोस। कौन आए, बनोड बोस। इन्होंने क्या किया, फिर इस पर पुनः विश्लेषण किया। इन्होंने क्या किया, इस पर पुनः विश्लेषण किया। हम बात किसकी कर रहे हैं, किसका विश्लेषण हो रहा है, व्यवहारिक शैली का, ट्रांजैक्शनल स्टाइल का, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ी लिपहम की नेतृत्व शैलियां, हमने क्या पढ़ी, लिपहम की नेतृत्व शैलियां। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने कर्ट लेविन की नेतृत्व शैलियां पढ़ी थी, एक तंत्रिक, प्रजातांत्रिक, लेसेस फेयर यानी कि हस्तक्षेपी शैली। और लिपहम की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है आदर्श मूलक, व्यक्ति मूलक, ट्रांजैक्शनल। आदर्श मूलक में ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान ज्यादा रखा जाएगा, यहाँ व्यक्तियों का यहाँ मिला जुला रूप होता है। मध्य मार्गी शैली कह सकते हैं, पुरस्कार और दंड दोनों की भूमिका होती है। व्यवहारिक शैली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, मैक्स वेबर ने 1947 में किया था। डेट भी याद रखना, डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसकी नहीं याद रखोगे तो भी चला जाएगा। 1981 से 1982 में बनोड बोस ने क्या किया, पुनः विश्लेषण किया। किसका विश्लेषण किया, किसकी बात कर रहे हैं, व्यवहारिक शैली की। सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर 1947, 1981-82 में बनोड बोस, याद रह जाएगा, कोई चक्कर। तो ये तो आपका हो गया किसका, व्यवहारिक शैली का। और इससे ऊपर अगर हम देखें तो आपका कौन सा है, व्यक्ति मूलक शैली और आदर्श मूलक शैली, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। चलो आगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, हमारा क्वेश्चन तो अच्छा सोल्व हो ही गया था। अहस्तक्षेपी शैली को क्या कहते हैं, लेसेस फेयर। और इसमें ये आदर्श मूलक आया था तो मुझे लिपहम याद आ गया, तो मैंने आपको तीनों ही बता दिए लिपहम के। ठीक है, अच्छा एक और फैक्ट बता देता हूँ। चलो, लिपहम की बात हमने कर ही ली तो अच्छा, इसमें ये जो व्यवहारिक शैली की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें देखो दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए, तो जो बीच वाला रास्ता है आपको पता है वो ज्यादा बेटर होता है। हमेशा लाइफ के अंदर कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई चीज राइट या रॉन्ग हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत किया करो, बीच का जो है वो भी ज्यादा बेस्ट होता है।
यानी कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूं, आप भी गलत हो, मैं भी गलत हूं, ये चीज ठीक हो सकती है। ठीक है, तो व्यवहारिक शैली में मध्यमार्गी शैली इसको बोलते हैं। पुरस्कार और दंड दोनों की भूमिका है। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? मैक्स वेबर 1947 में। 1981-82 में बेनोट बोस ने पुनः विश्लेषण किया। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहारिक शैली के दो आधार हैं, व्यवहारिक शैली के आधार पूछ लिए जाते हैं, तो दो आधार हैं इसके, कौन कौन से याद रखोगे? एक है प्रासंगिक पुरस्कार, एक है प्रासंगिक पुरस्कार। ठीक है, प्रासंगिक पुरस्कार, पुरस्कार ही होता है ना, पुरस्कार थोड़ी होता है, वो थोड़ी लगेगा यहाँ पे, देख लेना भाई। हिंदी के व्याख्याता कमेंट करके बताना मुझे क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा तो बताना मुझे, ठीक कर लेंगे इसको। अपवाद द्वारा प्रबंधन दूसरा आधार है, अपवाद द्वारा प्रबंधन। हालांकि इसके भी थोड़े और आगे क्वालिटीज आ जाती हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बहुत ही ज्यादा वो तो फंसने वाली बात हो जाएगी। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसे भूल गया मैं, लिपम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लिपम की बात कर रहे हैं, तो इनकी बुक पूछ ली जाती है। इनकी बुक का नाम है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है सर आपकी? ये है लिपम की। किसकी बुक है? लिपम की। लिपम की नेतृत्व शैलियां हम पढ़ रहे हैं, तो इनकी बुक आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन आपको पता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो लिपम की बुक है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 3 शैलियां बताई है, नॉर्मेटिव, पर्सनल, ट्रांजैक्शनल, यानी कि आदर्शमूलक, व्यक्तिमूलक, व्यवहारी। व्यवहारी शैली को मध्यमार्गी शैली या पुरस्कार शैली, दंड शैली भी कहा जाता है। इसमें दो आधार हैं, दो आधार कौन से हैं? प्रासंगिक पुरस्कार और अपवाद द्वारा प्रबंधन। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? मैक्स वेबर 1947 में। 1981-82 में आपका बेनोट बोस जो है, बेनोट बोस ने पुनः विश्लेषण किया। क्या किया? पुनः विश्लेषण किया। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है आज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 21, कोई डाउट नहीं है इसमें, ए ऑप्शन ठीक है। अब फटाफट आते हैं, देखो अभी अभी आपको बताया है, अभी अभी बताया है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक, जिसमें नेतृत्व की 3 शैलियां बताई है। कौन सी 3 शैलियां बताई है? अभी दिया किसने? लिपम ने। किसने दिया? लिपन ने या लिपम ने, कुछ भी कह लो, जेम्स एम लिपम। तो अभी आपको बताया है लिपम ने ये बात कही थी, लिपम ने ये बात कही थी, जेम्स एम लिपन ने। क्या बुक थी उनकी? लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 3 शैलियां उन्होंने बताई है। कौन कौन सी 3 शैलियां बताई है? एक है सर आदर्शमूलक। कौन सी 3 शैलियां बताई है? आदर्शमूलक। दूसरी कौन सी बताई है? व्यक्ति मूलक। कौन सी है? व्यक्ति मूलक। और तीसरी है आदर्श मूलक। हाँ नहीं, आदर्श तो हो गई, आदर्श हो गई, व्यक्ति हो गई, मिक्स वाली व्यवहारी, व्यवहारी मूलक। ठीक है, तो ये 3 शैलियां कौन सी बुक में उन्होंने बताई है? लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बुक किसकी है? लिपम की। तो याद रहेगा, मैक्स वेबर आपको मैंने बता दिया। मैक्स वेबर ने सबसे पहले वर्णन किया था किसका? व्यवहारी शैली का। मैक्स वेबर भी याद रखोगे, मैक्स वेबर ने सबसे पहले वर्णन किया था व्यवहारी मूलक का। कब किया था? 1947 में। इसके बाद 1981-82 में आपके बेनोट बोस ने विश्लेषण किया था। डैमिंग चक्र आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले चैप्टर में, पहले वाली क्लासेस में, आप उसमें जाके देख सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड खींचते हैं भाई। नेतृत्व की प्रजातांत्रिक शैली की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं पूछ लिया यहाँ पे, ध्यान रखना, कौन सी नहीं है? तो है कौन सी विशेषता, है कौन सी, वो देख लेते हैं हम पहले, है ना, कौन सी है वो देख लेते हैं। नेता का अधीनस्थों में विश्वास न होना। अरे यही गलत हो गया, विश्वास होना चाहिए, अधीनस्थों में विश्वास होना चाहिए, ये विशेषता होती है। विशेषता नहीं पूछा है तो न को हम गलत कर देंगे, यानी कि पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, जो गलत है वही सही होगा। तनाव मुक्त वातावरण, ये विशेषता है प्रजातांत्रिक की, बिल्कुल सही बात है। अधीनस्थ कार्मिकों की निर्णय में भूमिका, बिल्कुल सही है। संगठन में पारदर्शिता, बिल्कुल सही है। प्रजातांत्रिक में आपको बताया था ना, दोनों तरफ से काम होता है, दोनों तरफ से काम होता है, निर्देश भी दिए जाएंगे और सलाह भी ली जाएगी, है ना, तो तीनों ही सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर में क्या पूछ रहा है? 24 में कह रहा है जेम्स एम लिफन द्वारा बताई गई नेतृत्व की शैलियों में कौन सी शामिल नहीं है? 3 शैलियां बताई थी। क्या व्यवहारिक शैली थी? जी हाँ। सामाजिक शैली जैसा सर हमने कुछ नहीं पढ़ा। आदर्श मूलक और व्यक्तिक शैली भी थी, तो सामाजिक शैली की बात नहीं की थी किसने? जेम्स एम लिफन ने। तो बी ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। अच्छा, व्यवहारिक शैली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? मैक्स वेबर ने। बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि याद हो जाए, 1947 में। बाद में विश्लेषण किसने किया? बेनार्ड बोस ने। किसने किया? बेनार्ड बोस ने 1982 में, या 81 कह लो, 1981-2 में इसका पुनः विश्लेषण किया। ठीक है, 25 नंबर,
25 नंबर में क्या कह रहा है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश वाहक के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी? परिभाषाओं का क्वेश्चन अभी तक इसमें नहीं आया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, संदेश वाहक, वर्ड पकड़ना है हमें, संदेश वाहक। संदेश हम कब लेकर जाते हैं? ओडी में संदेश लेकर जाते हैं। ओडी कार सबको पता है, सबको पता है ओडी कार। तो ओडी में क्या करते हो आप? संदेश लेकर जाते हो। तो ओडी में संदेश लेकर जाते हो यानी कि ओडोनल याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? ओडोनल याद रख लेंगे। तो कुंटज व ओडोनल की ये परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? कुंटज व ओडोनल की। जेम्स लिपन की आपकी बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, बुक थी इनकी लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने नेतृत्व की 3 शैलियां बताई थी, व्यवहारिक शैली, व्यक्तिमूलक शैली और आदर्शमूलक शैली। याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। टैरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है परिभाषा पिछली क्लासेस में। टैरी का मतलब क्या होता है? टिकाए रखना यानी बनाए रखना। याद आ गया होगा जिन्होंने भी मेरी वो क्लासेस देखी हैं। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं लीडरशिप, ठीक है? तो बार बार पुराने चैप्टर्स को उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये कैसे याद रहेगा आपको? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश वाहक के माध्यम से, तो संदेश लेकर जाते हैं ओडी में बैठकर, यानी कि कुंटज व ओडोनल आपको याद रह जाएगा, ओडी से ओडोनल। 26 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? नेतृत्व के प्रमुख कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान से समझेंगे, कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। तो पहले शामिल कौन सा है वो देख लेते हैं कि प्रभाव का मूल्यांकन करना, जी हाँ। नीति निर्धारण, जी हाँ। समाज के व्यक्तियों का सहयोग नहीं लेना, जी नहीं, सहयोग तो लिया जाता है, सहयोग तो लिया जाता है। ये कह रहा है सहयोग नहीं लेना, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। लास्ट वाला निर्णय लेना, ये तो सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 27 पे चलते हैं, बस 3 क्वेश्चन हो रह गए। 30 क्वेश्चन आपको पता ही करवाता हूं मैं कम से कम। एक सफल नेतृत्वकर्ता वह है जो दूरदर्शिता रखे, अनुशासन में रहे, निष्ठावान रहे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में इसमें कोई उखाड़ने की जरूरत है नहीं। 27 का ऑप्शन बी। 28 में आपसे क्या पूछ रहा है? 28 में कह रहा है निम्न में से किस शैली को सत्तावादी नेतृत्व शैली भी कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था, सत्तावादी कह लो, एक तंत्रीय शैली कह लो, एक तंत्रीय कह लो, सत्तावादी कह लो, निरंकुश कह लो, आधिकारिक शैली कह लो, ये सारे किसके नाम है? सत्तावादी शैली के। 3 शैलियां आपको जो बताई थी उसके अंदर किसकी बताई थी? कर्ट लेविन की। किसकी 3 शैलियां बताई थी? कर्ट लेविन की। तो आधिकारिक शैली बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 28 का, कोई डाउट इसमें? व्यवहार नेतृत्व शैली, लेसेस फेयर, ये सब तो आपकी लिपम की आ जाती है, लिपम की आ जाती है, ठीक है? लिपम ने बताई थी 3 शैलियां, उसमें पढ़ते हैं लेसेस फेयर, अहस्तक्षेपी शैली जिसको कहते हैं, ठीक है? व्यवहार नेतृत्व शैली, प्रजातांत्रिक शैली, व्यवहारिक मूलक शैली आपको ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, सारी हो चुकी है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 में क्या पूछ रहा है? नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता अपने कर्मचारियों की पूर्ण देखभाल करता है तथा उनसे घनिष्ठ संबंध रखता है? देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ठीक है ना? कौन कौन सी 3 चीजें बताई थी? एक आपको मैंने बताया था पित्रात्मक, एक आपको मैंने बताया था पित्रात्मक, और दूसरा आपको मैंने बताया था, या इसको इसको हम कह सकते हैं पिता तुल्य, है ना? ऊपर मैंने आपको बताई थी पहले, लिपम और कर्ट लेविन से पहले, पिता तुल्य नेतृत्व शैली। दूसरी कह सकते हो आप रूपांतर नेतृत्व शैली, ठीक है, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। और लास्ट आपकी आ जाएगी कौन सी? सहभागी, सहभागी या सहयोगी नेतृत्व शैली। ये 3 शैलियां आपको बताई थी कर्ट लेविन और लिपम के अलावा भी मैंने अलग से एडिशनल बोल सकते हो इसको, एडिशनल, ठीक है? एडिशनल मैंने आपको कुछ शैलियां बताई थी। इसमें क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, नेता जो है अपने कर्मचारी की पूर्ण देखभाल करेगा, उससे घनिष्ठ संबंध रखेगा। तो ये शैली आपकी हो जाती है कौन सी? पिता तुल्य शैली। एक फादरहुड की तरह आप उसकी देखभाल करते हो, कर्मचारी की सारी उसकी चीजों की टेक केयर करते हो, तो ये शैली हो जाती है पिता तुल्य। एक तांत्रिक में तो आधिकारिक होती है, अपनी चलाते हैं, इसमें सलाह जरूर ली जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब जा जाके उनको बार बार पुचकारे पूछे, देखभाल जैसा कुछ नहीं है, संबंध अच्छे होते हैं, वो बात सही है। सहभागी शैली भी नहीं, तो पिता तुल्य शैली जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है? ये 3 मैंने अलग से आपको ऊपर ही बताई थी, आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग से अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है, इसी लेक्चर को, क्लास 11 को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? एक परिवर्तनकारी नेतृत्व करता वह है। परिवर्तनकारी नेतृत्व करना सबसे जरूरी काम है एक लीडर का, कि परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, अच्छे चेंजेस लाना, है ना? कुछ चेंजेस ही आप नहीं ला पा रहे तो इसका मतलब आप अच्छे लीडर नहीं हो। तो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व करता वह है जो, क्या होगा इनमें से? देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है हमें मात्र औपचारिक व्यवहार करे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि परिवर्तनकारी नेतृत्व करता जो है मात्र औपचारिक व्यवहार करे? क्या ये बात सही है? आगे देखो,
अनुशासन रखे, ये बात तो सही है। दूरदर्शी हो, बिल्कुल सही है। परेशानी खड़ी करे क्या परेशानी खड़ी करने वाला एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता हो सकता है क्या? जी नहीं, नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने बोला था ए को छोड़ के एक बार डी पे आओ पहले, डी वाला ज्यादा इनकरेक्ट है, तो डी वाला इनकरेक्ट है, मतलब यही सही है। अब इसमें कोई कहेगा कि सर मात्र औपचारिक व्यवहार करे, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो सही नहीं है, खाली फॉर्मल सा बिहेव करेगा तो कैसे होगा? देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी नेतृत्व करता। तो जब आप औपचारिक व्यवहार करते हो, ज्यादा उनसे घनिष्ठ संबंध नहीं रखते, देखो ज्यादा आप अगर अपने कलीग्स के लाड पुचकार करोगे ना, तो वो भी आपका फायदा उठाने लग जाएंगे। ज्यादा आप उनके साथ हैंग आउट करोगे, बाहर घूमने जाओगे, ठीक है, आप लीडर हो, आपका अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके साथ आपको एक चीज मेंटेन करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके साथ दोस्ती वाला संबंध आप रखोगे तो जैसे आप उनसे काम करवा रहे हो वैसे ही फिर वो भी आपसे काम करवाने के लिए बोलेंगे कि अरे यार भाई तू तो मेरा दोस्त है यार, 2 दिन की छुट्टी तो अप्रूव कर दे। समझ रहे हो बात मेरी? तो इस चीज का कहने का मतलब ये है कि परिवर्तनकारी अगर आपको बनना है तो औपचारिक व्यवहार भी आपका जरूरी है, ठीक है, मात्र औपचारिक व्यवहार करे, ये परिवर्तनकारी होगा, इससे परिवर्तन तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परेशानी खड़ी करे, ये परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता की पहचान नहीं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे कोई है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। देखो कमेंट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई देने की। लेट हो जाता होगा 2-4 दिन, बट कमेंट के रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आपको एक ही काम करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। जितने भी ग्रुप्स आप ज्वाइन कर रखे हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उन सभी पे इसको शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ, ठीक है। अच्छी वीडियो आपको लगी हो तो ये काम करना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जैसे ये वीडियोस मिल रही हैं वैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक अगर इच्छा हो तो ज्वाइन करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है, आपको पता ही है। तो लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको जाके ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।